डियर स्टूडेंट्स, एमएससी टीवीएस केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 4 में है सरफेस केमिस्ट्री, उसका वीडियो नंबर 3। अभी तक पिछले दो वीडियो में आपने सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन, लैप्लास इक्वेशन और केल्विन इक्वेशन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। क्या पढ़ेंगे हम आज? गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स क्या चीज है, किस चीज के बारे में हमें बताता है? गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स हमें एक रिलेशनशिप के बारे में बताता है और ये रिलेशनशिप है अधिशोषण या एडजॉर्प्शन और सरफेस टेंशन में। किसी भी सॉल्वेंट के सरफेस टेंशन में सोल्यूट डालने पर क्या परिवर्तन होता है, उसके और अधिशोषण के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। फिर से देखते हैं, गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स एक रिलेशनशिप के बारे में बताता है। किस रिलेशनशिप के बारे में बताता है? अधिशोषण एवं किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूट की प्रेजेंस के कारण सरफेस टेंशन में क्या परिवर्तन होता है, इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। तो स्टार्ट करें। गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन एग्जैक्ट रिलेशनशिप between adsorption and change in surface tension of a solvent due to the presence of solute. The concentration of a solute at the surface of a solution is different from that in bulk. यदि मान लीजिए सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में हमने कुछ सोल्यूट डाला। जब हम वो सोल्यूट डालते हैं तो सोल्यूट अंदर भी घुलता है और सरफेस पर भी रहता है, लेकिन सरफेस पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन वो हाई होती है और अंदर जो है सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो हम कह सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूट एट सरफेस ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के सरफेस पर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन बल्क। बल्क के बजाय क्या होती है? वो डिफरेंट होती है। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द सोल्यूट इज लोअर देन दैट ऑफ द लिक्विड, जैसे मान लीजिए जो कोई लिक्विड है उसमें आपने सोल्यूट डाला तो उसकी सरफेस टेंशन क्या हो गई? सोल्यूट डालने की वजह से उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। देन इट टेंड्स टू अक्यूमुलेट एट द सरफेस, इसलिए वो क्या करेगा? सोल्यूट जो है सरफेस पर अक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ऑफ द लिक्विड, देयर बाई डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही किसी सॉल्वेंट में आप सोल्यूट डालते हैं तो सोल्यूट अंदर कंसंट्रेशन कम होती है, सरफेस पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि उसका जो सरफेस टेंशन है वो कम होने लगता है, या हम कह सकते हैं द सरफेस फ्री एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड। अब हम इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स का डेरिवेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे या हम उसको कैसे डिराइव करेंगे, और लास्ट में इस रिलेशनशिप को हम किस तरह से व्युत्पन्न करेंगे। ए सिस्टम कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स, हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं। एक सिस्टम है जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं। द गिब्स फ्री एनर्जी कैन बी रिटन एज G इक्वल्स टू N1 μ1 प्लस N2 μ2, इक्वेशन नंबर 1। N1 और N2 नंबर ऑफ मोल्स हैं और μ1 और μ2 जो है केमिकल पोटेंशियल। हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो कंपोनेंट हैं, पहला और दूसरा। उनके लिए गिब्स फ्री एनर्जी दोनों का टोटल लिखा जाएगा N1 μ1 प्लस N2 μ2, दोनों के टोटल के द्वारा गिब्स फ्री एनर्जी या टोटल गिब्स फ्री एनर्जी लिखी जाएगी। ये है इक्वेशन नंबर 1। नाउ एडजॉर्प्शन ऑफ वन कंपोनेंट ऑन द सरफेस, adsorption of one component on the surface which results in changing the surface free energy, वो क्या करेगा? सरफेस फ्री एनर्जी में चेंज करेगा। तो किसी एक कंपोनेंट का सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन होने पर तो हम लिख सकते हैं G इक्वल्स टू, देखिए प्रथम दो पद सेम है, N1 μ1 प्लस N2 μ2 इक्वल्स टू, हम यहाँ पे गामा और सिग्मा दो चीजें जो है और मल्टीप्लीकेशन करके प्लस कर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर बनती है 2। इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे गामा जो है वो सरफेस एनर्जी है जिसको हमने सरफेस टेंशन कहा, और सिग्मा है सरफेस एरिया। कंप्लीट डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन नंबर 2, जब इक्वेशन नंबर 2 का कंप्लीट डिफरेंशियल किया जाता है तो हम G को लिखेंगे dG। फिर हम अगर हमारे पास दो चीजें हैं, जैसे N1 μ1 है, N1 μ1 है, तो एक बार हम N1 को स्थिर रख लेते हैं, तो μ1 के साथ इसका डिफरेंशियल करते हैं तो N1 d μ1 हो जाएगा। दूसरी बार में हम जो है μ1 को कांस्टेंट रख लेते हैं और
n1 के साथ डिफरेंशियल करते हैं तो ये हो जाएगा μ1 dn1। इसी तरह से फिर हम चलते हैं n2 μ2 के लिए, तो हम n2 को कांस्टेंट रखेंगे और d μ2 के साथ डिफरेंशियल करेंगे तो लिखेंगे n2 d μ2, और इसी का दूसरा पार्ट आ जाएगा अपने पास में, यहाँ से देखें μ2 को कांस्टेंट रखेंगे dn2। इसी तरह से आगे चलते हैं हम, इसको कांस्टेंट कर लिया आपने, गामा जो सरफेस एनर्जी है, सरफेस टेंशन है, इसको आपने कांस्टेंट कर लिया तो गामा, तो डी सिग्मा हो गया, सरफेस एरिया के साथ में आपने डिफरेंशियल कर लिया। अगली बार में हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया को रख देंगे कांस्टेंट रख देंगे, और किसके साथ डिफरेंशियल करेंगे, सरफेस एनर्जी या सरफेस टेंशन के साथ उसका डिफरेंशियल लिखेंगे, तो सिग्मा डी गामा। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गई 3। यानी देखिए शुरू में दो पद थे, हमने सरफेस फ्री एनर्जी को है ना ऐड किया, सिग्मा और सरफेस एरिया और सरफेस टेंशन को ऐड किया, तो कितने पद हो गए, 3 जो है पार्ट हो गए इसके। फिर हमने इसको डिफरेंशियल किया तो हमारे इसके साथ में कंप्लीट डिफरेंशियल जब हम करते हैं तो 6 पद हो जाते हैं, 2, 4 और 6। वी नो दैट फ्री एनर्जी जी डिपेंड्स अपॉन 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं हमारे पास, टेम्परेचर, प्रेशर, n1, n2 और सिग्मा। n1 n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, सिग्मा जो है सरफेस एरिया है, और T फॉर टेम्परेचर एंड P फॉर प्रेशर। तो हम लिख सकते हैं G इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, n1, n2 एंड सिग्मा। ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर 4। अब इसका अगर हम कंप्लीट डिफरेंशियल लिखेंगे तो ये हो जाएगा dg। फिर बाकी अब हम यदि टेम्परेचर के साथ इसका अवकलन लिखेंगे तो बाकी ये चारों चीजें जो है कांस्टेंट हो जाएगी, तो हम लिखेंगे dg इक्वल्स टू del g अपॉन del t एट कांस्टेंट p n1 n2 सिग्मा इंटू dt। फिर दूसरी बार में हम लिखेंगे प्रेशर के रूप में लिखेंगे इसको, प्रेशर के साथ इसका अवकलन लिखेंगे तो del g अपॉन del p इंटू dp एट कांस्टेंट। बाकी जो ये सारी चीजें ये और ये तीनों क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। कौन कौन सी कांस्टेंट होंगी, टेम्परेचर, n1 n2 और सिग्मा। सिग्मा क्या है हमारे लिए, सरफेस एरिया। फिर अगली बार हम n1 के साथ डिफरेंशियल करेंगे तो del g अपॉन del n1 dn1, और टेम्परेचर, प्रेशर, n2 और सिग्मा कांस्टेंट हो जाएंगे। और इस बार जब हम n2 के साथ लिखेंगे तो प्लस del g अपॉन del n2 dn2, टेम्परेचर, प्रेशर, n1 और सिग्मा, ये सारे कांस्टेंट होंगे। और लास्ट में हम सिग्मा के साथ करेंगे तो del g अपॉन del सिग्मा टेम्परेचर, प्रेशर, n1 और n2। ठीक है, तो हम जब इसके कंप्लीट डिफरेंशियल लिखेंगे तो पांचों के साथ हम इनको लिख देंगे, तो 5 पद हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। अब आगे चलते हैं, dg को हम अपनी जगह रख देते हैं, और हम ये जानते हैं कि del g अपॉन del t एट कांस्टेंट दिस, यानी del g अपॉन del t ये होता है माइनस s। इसका रिजल्ट क्या होता है, माइनस s, तो हम लिख देंगे माइनस s और dt अपनी जगह आ गया। ठीक है, फिर del g अपॉन del p इंटू dp है, तो del g अपॉन del p को हम लिखते हैं v। ये किसके बराबर होता है, v के बराबर होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और dp अपनी जगह रख गया, ये आप लिखते जा रहे हैं। फिर ये dg n1 है तो इसको हम कहते हैं μ1, तो आगे लिख देंगे हम dn1। del g अपॉन del n2 को हम μ2 कहेंगे, और इसके आगे जो dn2 एज इट इज लिख दिया जाएगा। ठीक है, और लास्ट हमारा पास होता है del g अपॉन del सिग्मा, इसको हमने क्या कहा, गामा और d सिग्मा। यानी सरफेस फ्री एनर्जी है उसका जब हम एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया से डिवाइड करते हैं तो वो सरफेस टेंशन के बराबर होता है, तो सरफेस टेंशन इंटू डी गामा। तो हमारे पास कितने पार्ट हो गए, 5 पार्ट वापस एज इट इज इक्वेशन नंबर 6 में हमें मिल जाते हैं। अब यदि इक्वेशन 6 में हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो हमारे लिए ये दो जो पद हैं इनके रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे del g एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल्स टू μ1 एज इट इज आएगा। इनका रिजल्ट 0 हो गया इन दोनों का, या देखिए क्योंकि टेम्परेचर का मान कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो dt का मान 0 को आप माइनस s से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। v इंटू dp, तो dp का मान 0 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट 0 आ जाएगा। यहाँ पे म्यू dn2 एज इट इज आ जाएगा, ये गामा d सिग्मा हो गए। हमारे पास कितने पद, कितने स्टेप्स हो गए, ओनली 3 पार्ट जो है हमारे पास बचते हैं इन इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 7 को कंपेयर करते हैं हम इक्वेशन 3 के साथ में। इक्वेशन 3 है हमारी ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। ये देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है ये वाली, तो इक्वेशन 3 में n1 d μ1
प्लस μ1 dn1 प्लस μ2 dμ2 प्लस μ2 dn2 प्लस गामा डी सिग्मा और सिग्मा डी गामा। इसके आप इसके साथ जब कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि तीन पार्ट इनकी सेम है। तो बाकी जो तीन पार्ट हैं, यानी इक्वेशन नंबर 3 के 6 पार्ट हैं, देखिए 1 2 3, ये 4 5 और ये 6, तो ये 5 और 6 पार्ट हो गए। तो इस 6 पार्ट में तीन पार्ट dg के बराबर हैं, तो बाकी तीन पार्ट का रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब n1 d μ1 प्लस n2 d μ2 प्लस सिग्मा d गामा इक्वल्स टू 0। ये हमें मिलती है इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन 8 ये बताती है कि जब हम इक्वेशन 3 और 7 को आपस में कंपेयर करते हैं तो 3 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों के राइट साइड बराबर होंगे, तो बाकी तीन चीजों के इक्वल हो गई, तो बाकी तीन चीजों के रिजल्ट क्या है? 0 है। अब हम आगे चलते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन फॉर द बल्क ऑफ द लिक्विड इज n1 नॉट d μ1 प्लस n2 नॉट d μ2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये आपने गिब्स डुहेम इक्वेशन पढ़ी होगी, ये उसी का पार्ट है, ये वहीं से लिया गया है। तो यहाँ पर n1 नॉट प्लस n2 नॉट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द लिक्विड एंड द सोल्यूट इन द बल्क फेज, ये किसके लिए हमने यूज किया? बल्क फेज के लिए यूज किया। तो d μ1 अगर हमें लिखना है तो आप इस पार्ट को इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो n2 अपॉन n1 को नीचे भेज देंगे, n2 नॉट अपॉन n1 नॉट d μ2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 9। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 8, 9 की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन 8 में। तो यहाँ से देखिए आप n1 अपनी जगह आ गया, d μ1 जो है उसकी जगह आप ये रख देंगे, पूरा ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ जाएगा ये वाला पोर्शन, तो यहाँ देखिए n1 d μ1 का मान आ गया, तो आपकी ये वाली इक्वेशन आ गई। फिर आगे देखिए n2 d μ2, ये एज इट इज आ गई, प्लस सिग्मा d गामा अपनी जगह आ गया, सरफेस टेंशन, ठीक है, गामा इज द सरफेस टेंशन। अब इसका रिजल्ट हो गया 0। यहाँ पे अब d μ2 दोनों में से कॉमन हम ले लेते हैं, तो d μ2 हमने बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा माइनस n1 n2 नॉट अपॉन n1 नॉट प्लस n2, और सिग्मा d गामा को हम दूसरे साइड यानी इस साइड हम इसको पक्षांतरण करके चेंज कर देते हैं, साइड चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस सिग्मा d गामा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस d गामा अपॉन d μ2, यानी यहाँ पे रख दिया, इसको माइनस रख दिया, तो ये जो सिग्मा है वो नीचे चला जाएगा, इस d μ2 को इधर ले गए, तो ये तो हो गया माइनस d गामा अपॉन d μ2 इक्वल्स टू n2 को हमने पहले लिख दिया माइनस n1 अपॉन n2 नॉट अपॉन n1 नॉट अपॉन सिग्मा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 10। द राइट हैंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन 10 गिव्स सरफेस एक्सेस। ये किसको बताता है? ये वाला जो राइट पार्ट है ये वाला, ये किसको बताता है? सरफेस एक्सेस को बताता है, और सरफेस एक्सेस को हम लिखते हैं टो टू। किसे लिखते हैं हम? टो से। तो ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टो टू। अब क्या है, क्या चीज है सरफेस एक्सेस? द एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, इसको हमने रिप्रेजेंट किया टो टू, यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा है, वो कितनी ज्यादा है? दैट इज एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, टो टू। तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1 n2 नॉट अपॉन n1 नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा, इक्वेशन नंबर 11। कहने का मतलब है यहाँ जो इक्वेशन नंबर 10 का लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है माइनस डी गामा अपॉन डी μ2, उसको हमने लिख दिया, क्या लिख दिया हमने? टो टू लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 11। इक्वेशन 11 में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हम टो टू अपनी जगह रह जाएगा इक्वल्स टू माइनस डी गामा अपॉन डी μ2, ये है इक्वेशन नंबर 12, ठीक है। इक्वेशन नंबर 12, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ सोल्यूट 2 इज गिवन बाय, केमिकल पोटेंशियल किसी भी सोल्यूट 2 का जो केमिकल पोटेंशियल है वो दिया जाएगा μ2 इक्वल्स टू μ2 नॉट फॉर लिक्विड प्लस RT ln A2। A2 क्या है? एक्टिव कंसंट्रेशन। μ2 नॉट L है केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर सोल्यूट इन द लिक्विड फेज, ठीक है, और D μ2 L नॉट इक्वल्स टू 0, और इसका मान कितना होता है? 0। तो हम D μ2
इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसका ये कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, तो बचता क्या है RT/DlnA2। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 13 इन इक्वेशन 12 है। 13 का पुट वैल्यू जो है हम क्या कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 12 में पुट करते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, d/μ2 की जगह हम क्या रख देंगे RT/DlnA2। तो ये τ2 है एज इट इज आ जाएगा, माइनस 1/RT/DlnA2 और ये आ जाएगा d गामा एट कांस्टेंट t। यहाँ पे एक छोटे सा इक्वेशन इधर डेल एक्स अपॉन डेल एक्स को हम डेल ln x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर τ2 अपनी जगह आ गया 1 माइनस A2 या D/ln A2 है, डेल ln A है तो डेल एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेल ln A2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डेल x अपॉन एक्स। तो x तो चला जाएगा ऊपर और डेल x रह जाएगा नीचे, तो डेल A2 अपॉन ऊपर की तरफ चला जाएगा A2, तो हम लिखेंगे A2 अपॉन डेल A2। तो यहाँ ये एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू माइनस अपनी जगह आ गया, 1/RT अपनी जगह आ गया, डेल गामा अपनी जगह आ गया और डेल ln A2 इसका उल्टा कर दो, 1/डेल ln A2 को x अपॉन डेल x लिख देंगे, तो ये आ जाएगा डेल A2 अपॉन A2, ऊपर चला जाएगा ना, एट कांस्टेंट t। तो व्हेन द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, अगर हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो बहुत डाइल्यूट है, इसका मतलब सॉल्यूट की वैल्यू बहुत कम हो, इट बिहेव आइडियली, तो ये आदर्श रूप से व्यवहार करते हैं, सो दैट एक्टिविटी A2 ऑफ द सोल्यूट कैन बी रिप्लेस बाय कंसंट्रेशन C2। तो हम A2 की जगह क्या यूज करेंगे, तो τ2 इज इक्वल टू माइनस 1/RT डेल गामा अपॉन डेल ln C2 एट कांस्टेंट t। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस C2 अपॉन RT डेल गामा अपॉन डेल C2 एट कांस्टेंट t, इक्वेशन नंबर 15। और इक्वेशन 15 ही जो है गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स को रिप्रेजेंट करती है। तो हम कह सकते हैं कि अबोव इक्वेशन is known as Gibbs adsorption isotherms. Knowing the concentration dependence of gamma यानी surface tension, τ2 can be calculated, यानी surface axis जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि हमारे पास गामा या सरफेस टेंशन की वैल्यू हमें पता है तो हम गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स के द्वारा सरफेस एक्सिस का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स में τ2 क्या आया, इक्वल टू माइनस RT डेल गामा अपॉन डेल ln C2 एट कांस्टेंट t, और माइनस C2 ये बराबर होगा, चाहे तो आप ये वाला लिख दें या ये लिख दें, माइनस C2 अपॉन RT इंटू डेल गामा अपॉन डेल C2 एट कांस्टेंट t। C2 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। तो ये था हमारे लिए गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। थैंक्स।